शांतनु, मेरे प्यारे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं यहाँ और नहीं बैठ सकती। तुम्हारे पिताजी भी आज घर पर नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरे प्यारे? मेरी बातें सुनकर मेरा बेटा शांतनु थोड़ा हैरान हुआ और मुझसे पूछा, माँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी, माँ, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। अपने बेटे शांतनु की बातें सुनकर मैंने आह भरी। आह भरकर मैंने अपने बेटे शांतनु से कहा, बेटा, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यह कहकर मैं अपने बेटे शांतनु को अपने घर ले आया। जैसे ही मैं अपने बेटे शांतनु को घर लाया, शांतनु ने मुझे थोड़ा चौंका दिया और मुझसे, मैं रेशमिका रॉय हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मैं विवाहित हूँ और एक बेटे की माँ हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सच्ची घटनाएं घटित होती हैं, जिसके बारे में मैं किसी को ज्यादा नहीं बताती। वो घटना जो हमारी उम्मीदों से परे थी। मेरे जीवन में ठीक ऐसी ही एक घटना घटी है और आज मैं आपको वही सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। मानसून का मौसम था। उस समय मैं अपने गांव के घर में अपने पति और इकलौते बेटे शांतनु के साथ रहती थी। मेरे बेटे शांतनु ने अभी अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और कॉलेज में दाखिला लिया था। मेरे पति का नाम सौरभ था। वे पेशे से वेतनभोगी थे। वे हमारे गांव से दूर एक गांव में काम करते थे। हालांकि वे हमेशा हमारे साथ ही रहते थे। मैंने अपने पति सौरभ को कई बार कहा है कि उन्हें काम के लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हर दिन इस तरह घर वापस आना और सुबह ऑफिस के लिए निकलना बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन कौन किसकी सुनता है? मेरे पति सौरभ ने मुझसे कहा है कि वह इस तरह काम करेगा, जबकि मेरे पति सौरभ खुद इतनी मेहनत करना चाहते हैं। चाहकर भी मैं उन्हें रोक नहीं सकती। साथ ही मेरे पति सौरभ ही हमारे परिवार के एकमात्र आय का स्रोत हैं। इसलिए मैंने सौरभ से नौकरी छोड़ने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। चूंकि मैं गृहिणी हूँ, इसलिए मैं दिन भर घर के सारे काम करती थी। मैं अपने परिवार के सारे काम करने के साथ साथ अपने बेटे शांतनु की देखभाल भी करती थी। शांतनु मेरा इकलौता बेटा है। शांतनु को लेकर मेरे कई सपने हैं। मैं अपने बेटे शांतनु को एक सफल इंसान बनाना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं हमेशा अपने बेटे शांतनु का खास ख्याल रखती थी। मेरा जीवन इसी तरह चलता रहा। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी किसी कारण से मेरा मन उदास हो जाता था। मुझे इसका कारण कभी पता नहीं चला। मुझे ठीक से नहीं पता था कि मेरा मन कभी कभी इतना अजीब तरह से उदास क्यों हो जाता था। जब मेरा मन उदास होता था, तो फिर मुझे कोई भी चीज इतनी पसंद क्यों नहीं आती? मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। हर दिन की तरह आज सुबह भी मैं खरीदारी करने के लिए घर से निकला। पहले मेरे पति सौरभ हमारे परिवार के लिए खरीदारी किया करते थे, लेकिन जब भी सौरभ खरीदारी करने जाते थे, उन्हें काम पर जाने में देर हो जाती थी। इसलिए मैंने खुद खरीदारी न करने का फैसला किया। मैं सुबह घर से निकला और बाजार की ओर चलने लगा। करीब 5 मिनट चलने के बाद अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। जैसे ही मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पड़ोस में रहने वाली रूमा बूदी मुझे पुकार रही थी। रूमा बूदी की आवाज सुनकर मैं एकदम रुक गई। जैसे ही मैं स्थिर खड़ी हुई, रूमा बूदी तेजी से मेरी ओर आई। रूमा बूदी मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझसे बोली, रेशमिका, क्या तुम मेरी पुकार नहीं सुन सकती? मैं तब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। रूमा बूदी की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, अरे बूदी, मैंने तुम्हारी फोन की आवाज नहीं सुनी। जैसे ही मैंने आपकी आवाज सुनी, मैं तुरंत रुक गया। मेरे बोलते ही रूमा बूदी ने कहा, हाँ,
आप खड़े तो हैं, लेकिन ध्यान की ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हैं? क्या आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? रूमा बॉदी के सवाल के जवाब में मैंने कहा, अरे नहीं बॉदी, इतनी जल्दी नहीं है। मैं तो बाजार जा रही हूँ। मुझे खाना बनाने के लिए सब्जियां चाहिए, तो और क्या चाहिए? मेरी बात सुनकर रूमा बूदी मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी बाजार जाना है। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। रूमा बूदी की ये बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रही, क्योंकि मैं रूमा बूदी के साथ बाजार नहीं जाना चाहती थी। इसके अलावा रूमा बूदी बहुत ज्यादा बोलती है, जो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं जानबूझकर रूमा बूदी के साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन रूमा बॉदी ने कहा है कि वह मेरे साथ इस तरह बाजार जाएगी कि अगर मैं चाहूं भी तो उसे रोक नहीं पाऊंगी। और अगर मैं अब रूमा बॉदी से कह दूं कि मैं उसके साथ बाजार नहीं जाना चाहती, लेकिन शायद उन्हें मुझ पर गर्व हो। इसी वजह से मैं कुछ देर चुप रहा और मन ही मन इस बारे में सोचता रहा। तभी रूमा बॉदी ने मेरी तरफ देखा और मुझे चुप देखकर उन्होंने मुझसे फिर कहा, क्या हुआ रेशमिका, तुम यहाँ इतनी चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊं? रूमा बॉदी का सवाल सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और रूमा बूदी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बूदी, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे साथ आओ। मेरी बातें सुनकर रूमा बूदी मुस्कुरा उठीं और मेरे साथ बाजार की ओर चलने लगीं। रूमा बूदी बहुत दयालु स्वभाव की हैं। हालांकि वह अक्सर अपने बेटों के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाती रहती हैं। हालांकि मुझे रूमा बॉदी की कहानियां सुनना अच्छा लगता था, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में कभी किसी को नहीं बता पाई। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा रूमा बॉदी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि रूमा बॉदी मुझसे मेरे बेटे शांतनु के बारे में कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन मैं रूमा बॉदी से दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं रूमा बूदी के ठीक सामने चल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रूमा बूदी के साथ बाजार की ओर जा रही हूँ और मन ही मन राख के बारे में सोच रही हूँ। रूमी बॉदी के साथ काफी देर तक चुपचाप चलने के बाद रूमी बॉदी ने अचानक मुझसे कुछ शांत स्वर में पूछा, रेशमिका, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर आपको कोई आपत्ति न हो। रूमा बॉदी का सवाल सुनते ही मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने रूमा बॉदी की ओर देखा और कहा, जी बॉदी, आप जो चाहे पूछ सकती हैं। मेरे बोलते ही रूमा बॉदी ने मुझसे कहा, आप मुझसे दूर रहना चाहती हैं क्योंकि मैं हमेशा आपसे अपने परिवार के बारे में बात करती हूँ। क्या मैं सही कह रही हूँ? रूमा की बातें सुनकर मैंने कहा, अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आंटी, आप इतनी कहानियां सुनाती हैं कि उन्हें सुनकर मैं भी अपने जीवन के बारे में वैसे ही सोचने लगती हूँ जैसे आप सोचती हैं। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई कहानी नहीं है। यही बात मुझे थोड़ा दुखी करती है आंटी। यही असली कहानी है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है आंटी। मेरी बात सुनकर रूमा आंटी जोर से हंस पड़ी। मुझे भी रूमा आंटी की हंसी सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। मैं सोच रही थी कि रूमा बॉदी बिना किसी वजह के ऐसे क्यों मुस्कुरा रही थी। जब मैं रूमा बॉदी के चेहरे को घूर रही थी, तभी रूमा बॉदी ने मुझसे कहा, रेशमिका, तुम सच में पागल हो। मैंने जो कहानी सुनाई उसके बारे में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले खरीदारी करते हैं। घर आकर फिर खाना बनाना है। पहले खरीदारी पूरी कर लेते हैं। इतना कहकर रूमा बॉदी मेरे साथ खरीदारी करने चल पड़ी। आज रूमा बूदी की बातें सुनकर मुझे मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। रूमा बूदी और मैंने लगभग 1 घंटा साथ में खरीदारी की। खरीदारी खत्म होते ही रूमा बूदी और मैं अपने घर लौटने लगे।
हम दोनों साथ साथ घर लौट रहे हैं और मैं रूमा बूदी से बातें कर रही हूँ। आज रूमा बूदी से बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। जब रूमा बौदी और मैं तय समय पर घर के सामने पहुंचे तो रूमा बौदी ने मुझसे कहा, ठीक है रेशमिका, हम घर लौट आए हैं। अब तुम्हें घर जाकर खाना बनाना चाहिए। मैं खाना भी बनाने जा रही हूँ। रूमा बौदी के बोलते ही मैंने उनसे कहा, ठीक है बौदी, हम दोपहर में फिर बात करेंगे। मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर मैंने रूमा बौदी को अलविदा कहा और अपने घर में प्रवेश कर गई। घर में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि मेरा बेटा शांतनु चुपचाप दरवाजे के सामने बैठा है। शांतनु को इस तरह दरवाजे के सामने बैठे देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने शांतनु से उत्सुकता भरे स्वर में कहा, शांतनु, तुम इस तरह दरवाजे के सामने क्यों बैठे हो? तुम घर के अंदर जाकर वहां बैठ सकते हो, है ना? मेरी बात सुनकर शांतनु बिना कुछ कहे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। दूर से ही अपने बेटे शांतनु का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि शांतनु का मूड ठीक नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक शांतनु को क्या हो गया। वो इतना परेशान क्यों है? अपने बेटे शांतनु को अपनी तरफ आते देख मैं भी थोड़ा उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं अपने बेटे शांतनु के पास पहुंचा, उसने मुझसे गंदी आवाज में कहा, माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कॉलेज से घर लौटा तो आप घर पर नहीं मिली। मैंने आपको बहुत ढूंढा माँ। अपने बेटे शांतनु की गंदी आवाज सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे शांतनु से कहा, अरे बेटा, मैं तो बस खरीदारी करने जा रही थी। तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? तुम कॉलेज से घर आकर अपने कमरे में आराम कर सकते थे। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे शांतनु ने अपना सिर झुका लिया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरे बेटे शांतनु ने अपना सिर झुकाया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा शांतनु आज अचानक इतना परेशान क्यों है। हालांकि मुझे अपने बेटे शांतनु के उदास होने का कारण नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं यह बात जरूर समझती हूँ कि आज शांतनु का मूड ठीक नहीं है। मैंने मन ही मन कुछ सोचा और अपने बेटे शांतनु से कहा, बेटा, मेरे साथ आओ। मैं भी बाजार से घर लौट आई हूँ। मेरी आंखें थक गई हैं। मेरी बात सुनकर शांतनु ने कुछ नहीं कहा। शांतनु मेरे साथ घर के अंदर चला गया। मैंने अपने बेटे शांतनु को गोद में लिया और घर के अंदर आकर थोड़ी देर बैठ गई। मैं बैठ गया और आराम करने लगा और मेरा बेटा शांतनु चुपचाप मेरे सामने बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद मैंने अपने बेटे शांतनु से कहा, शांतनु, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? सच बताओ। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे शांतनु ने कहा, माँ, कुछ नहीं। आज कॉलेज से घर आते समय मेरे दोस्तों का मुझसे झगड़ा हो गया। माँ, उनसे झगड़ा होने के बाद से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अब उनसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। अपने बेटे शांतनु की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए शांतनु से कहा, अरे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर के लड़कों से ज्यादा दोस्ती मत करो। देखो, अब मुझे समझ आ गया। अब से किसी से भी ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बात समाप्त की और धीरे से अपना हाथ अपने बेटे शांतनु के सिर पर रखकर उसे सहलाया। जैसे ही मैंने अपने बेटे शांतनु के सिर को धीरे से सहलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शांतनु के चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। कुछ देर शांतनु के साथ बैठकर बातें करने के बाद वह अपने कमरे में लौट गया। शांतनु के कमरे की ओर जाते ही मैं सीधे रसोई में चली गई। मैं अपनी रसोई में आई और दोपहर का खाना बनाने लगी। मैं रसोई में खड़ी खाना बना रही थी और रूमा बूदी के बारे में सोच रही थी। आज रूमा बूदी ने मुझे अपने बेटों के बारे में कई कहानियां सुनाई। काश मेरा बेटा शांतनु भी रूमा बौदी के बेटों की तरह मेरी देखभाल करता, तब मैं भी रूमा बौदी की तरह कहानियां सुना पाती।
मैं रसोई में खाना बना रही हूँ और मन ही मन इन पुरानी यादों के बारे में सोच रही हूँ। लगभग 15 मिनट तक इन बातों के बारे में सोचने के बाद मेरा मन बेचैन हो गया। पता नहीं क्यों मुझे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जैसे तैसे खाना बनाना खत्म किया और रसोई से निकलकर सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आया और बिस्तर के एक कोने पर बैठ गया। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठ गया और अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए कमरे में काम करने लगा। लगभग 10 मिनट काम करने के बाद मेरा सारा काम समाप्त हो गया। जैसे ही मेरा सारा काम खत्म हुआ, मैंने चैन की सांस ली। मैंने राहत की सांस ली और आराम करने लगा। शाम होते होते मैं अपने घर के आंगन में गया और बैठ गया और कुछ देर रूमा बूदी से बातें की। रूमा बूदी से बात करते समय एक पल मुझे लगा कि आसमान में बादल छा रहे हैं। शायद आज बारिश होगी। बारिश होने की आशंका देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। शाम होते होते मेरे पति ने मुझे फोन किया और बताया कि वह आज रात घर नहीं लौट पाएंगे। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई और मेरे घर की छत से पानी टपकने लगा। जैसे ही मेरे घर की छत से पानी टपकने लगा, मैं घर से बाहर निकला और अपने बेटे शांतनु के घर की ओर चल पड़ा। मैं अपने बेटे शांतनु के घर गया और शांतनु से कहा, शांतनु खोका, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं यहाँ और नहीं बैठ सकती। तुम्हारे पिताजी भी आज घर पर नहीं है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, खोका? मेरी बात सुनकर मेरा बेटा शांतनु थोड़ा हैरान हुआ और मुझसे पूछा, माँ, मैं आपकी कैसे मदद करूं? इसके अलावा माँ, मुझे आपकी कोई भी बात ठीक से समझ नहीं आती। अपने बेटे शांतनु की बातें सुनकर मैंने आह भरी और अपने बेटे शांतनु से कहा, बेटा, मेरे घर चलो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इतना कहकर मैं अपने बेटे शांतनु को अपने घर ले आया। जैसे ही मैं अपने बेटे शांतनु को अपने कमरे में लाई, शांतनु ने मुझे थोड़ा चौंका दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, माँ, मुझे आपके कमरे से पानी गिरता हुआ दिख रहा है। क्या मुझे इस पानी को रोकना चाहिए? शांतनु की बात सुनकर मैंने कहा, बेटा, क्या तुम इस घर में पानी का बहाव रोक सकते हो? मेरे इस सवाल के जवाब में मेरे बेटे शांतनु ने कहा, बिल्कुल रोक सकता हूँ माँ, बस देखते रहिए। इतना कहकर मेरा बेटा शांतनु घर में बारिश का पानी रोकने के लिए जुट गया। मेरा बेटा शांतनु काम कर रहा है और मैं उसके काम में उसकी मदद कर रही हूँ। सच कहूँ तो शांतनु को अपने घर में इस तरह काम करते देखकर मुझे खुद पर और अपने दृष्टिकोण पर गर्व महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा शांतनु हमेशा इसी तरह मेरा ख्याल रखे। फिर क्या हुआ? जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तब मेरा बेटा शांतनु मेरे घर आया और उसने घर में बारिश का पानी आने से रोक दिया। मेरे बेटे शांतनु की वजह से मेरे घर से पानी आना बंद हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ।